नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हम हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं। भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई। इसलिए भारतीय रेल हमारे देश के हर नागरिक के जीवन को छूती है और हमारे परिवहन की जीवन रेखा है। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री सौरभ बंदोपाध्याय जी। तो नमस्कार सौरभ जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन से शुरुआत करूंगी। स्कूलिंग की मैं बात करूं तो वो भोपाल से शुरुआत हुई है और आप यहीं भोपाल में डीआरएम के तौर पर आप कार्यरत भी है। तो अपने उस जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए जो आपने यहाँ पर बिताया है बचपन में। पहले तो बोलूँगा कि मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को अपने शिक्षा भूमि में डीआरएम बनने का मौका मिला। और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं एमपी का हूँ और यहीं से शिक्षा ग्रहण की है, तो अच्छा काम करके मध्य प्रदेश को और इस शहर को कुछ अच्छा करके जाऊँ। रही बात शिक्षा की, तो मेरा स्कूली जीवन मुख्यतः भोपाल में निकला। मैंने यहाँ कैंपियन स्कूल जो है भोपाल में, वहाँ से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण की, मेरिट में था। तत्पश्चात जो मैनेट है वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वहाँ भी अच्छे अंकों में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि ग्रहण की। जी जी। तत्पश्चात एमटेक के लिए मैंने आईआईटी दिल्ली में दाखिला लिया, वहाँ पढ़ाई की और साथ ही मैंने यूपीएससी की तैयारियाँ की और मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम भी लिखा, जिसमें कि पहली बार में ही मेरा बहुत ही ऊंची रैंक में चयन हो गया और मैंने इंडियन रेलवे सर्विस मेरे को मिली। तो सर, जैसा आपका स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग में रहा और आपने उसी को आगे बढ़ाते हुए आप इसमें यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने की, क्या क्या नया आपको करने को मिला? देखिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया और मैंने ज्वाइन की इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग। ये एक रेलवे की बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेवा है जी, जिसमें बड़े कॉम्प्लेक्स और जटिल ऑटोमेशन के और रेलवे सेफ्टी और स्पीड संचालन से जुड़े चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। जी जी। परंतु जब मैंने इंडियन रेलवे सर्विस ज्वाइन की तो उसके कठोर ट्रेनिंग में बहुत टेक्निकल ज्ञान हासिल किया जी, और पुनः मेहनत करते हुए अपने पूरे करियर में ज्ञान प्राप्त किया, दूसरी ट्रेनिंग और कोर्सेज लिए और आज मैंने एक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली है, जिसमें कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो पब्लिक सेवाएं हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इस देश में उसका कैसे विकास हो, उसका संचालन कैसे हो और लोगों को इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो, इसके ऊपर विशेष मैंने ज्ञान प्राप्त किया। तो जैसे सर आपने सिग्नल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया है और हम देखते हैं कि जो रेलवे है उसमें सिग्नल के तहत ही ट्रेन रुकती है और चलती है। तो पहले जो सिग्नल दिया जाता था ट्रेन को चलने और रुकने के लिए और आज जो दिया जाता है उसमें क्या अंतर हम देखते हैं? देखिए, रेलवे में सिग्नल एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है रेलवे को संचालन के लिए। सबसे बड़ी बात जो इस क्षेत्र में उभर के आई है या टेक्नोलॉजी, वो है कि ऑप्टिक फाइबर और डिजिटल कम्युनिकेशन और एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरलॉकिंग, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप होता है। उसके चलते जो भी ट्रेन है उनकी आपस में टक्कर बचाने का एक मैकेनिज्म होता है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड होता है जिसके तहत ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो रेलवे में ये सिग्नल इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसको पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ उसका अनुसरण किया जाता है। साथ ही अभी देखेंगे और भी जो एडवांसमेंट हो रहे हैं उसमें एक कवच टेक्नोलॉजी है, जिस हाल ही में हमारे माननीय मंत्री जी ने इसको पार्लियामेंट में भी इसको बताया था, जिसमें कि ट्रेनों के आपस में टकराहट को पूरी तरीके से बचाना, वो भी बड़ी शीघ्र विगत आने वाले कुछ वर्षों में वो लग जाएगी। परंतु मैं आपको ये बात बता दूं कि रेलवे की सिग्नल को छोड़ के बाकी सभी चीज़, भले वो ट्रैक हो, भले वो बिजली हो जिस बिजली से ट्रेन चलती है, भले वो गाड़ी के डिब्बे हों जिसको हम कोचिंग बोलते हैं, भले वो मालगाड़ी के डिब्बे जिसको हम फ्रेट स्टॉक बोलते हैं जी, या लोकोमोटिव हो, इंजन हो, सभी में सेफ्टी के बहुत ही ऊंचे पैमाने का पालन किया जाता है और पूरा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि अनसेफ होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तभी हमारी भारतीय रेल की जो रेल ट्रैवल है वो विश्व में बहुत अच्छी और सुरक्षित मानी जाती है। जी, तभी कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारा इंडियन रेलवेज है।
तो सर अब मैं आगे आपसे बात करूंगी कि जब से आपने इंडियन रेलवे सर्विसेज ज्वाइन किया 1990 में, उसके बाद से आप कई जगह, कई अच्छी अच्छी जगह पर रहे हैं, आप अपने अपने नए नए पदों पर रहे हैं। तो सबसे अच्छा आपका टेन्योर आपको कौन सा लगता है कि आपने उस समय अपनी स्पेशलाइजेशन का भी यूज़ किया है और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी रहे? देखिए, भारतीय रेलवे जो है बड़ी चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जी और रेलवे में कहावत है कि फौज या आर्मी है वो वॉर लड़ती है जब वॉर होता है, जी परंतु रेलवे में वो वॉर हर रोज़ होती है। जी और रेलवे का अधिकारी या कर्मचारी वो हर रोज़ उस वॉर को लड़ता है। जी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई एक पोस्टिंग या एक कोई जगह मेरे को काम करने में अच्छा लगा है, मैंने कुछ सीखा नहीं, बल्कि मैं बोलूँगा मेरी अभी तक जितनी भी सर्विस हुई है, हर रोज़, हर पोस्टिंग, हर दिन हमने हर चैलेंज को एज अ वॉर लिया है और उसका सामना और सोल्यूशन एज अ वॉर किया है। और उसी का ये नतीजा है कि जो सीखने को मिला है, जो लेवल या जो ज्ञान हम प्राप्त कर पाए, उसी का नतीजा है। परंतु यस, भारतीय रेलवे जो है बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी देश की पब्लिक से जुड़ी हुई जी। है, आपस में जो कल्चर है बहुत अच्छा है, जी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, काम करने का तरीके बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ हैं, मॉडर्नाइज्ड हैं, जी और ज़रूर एक विश्वसनीय सेवा विश्व स्तर की हम हमारे उपयोगकर्ता है, वधे वो यात्री हो या माल भाड़ा हो, सबको दे सकते हैं। और सर मैं अब जानना चाहूँगी कि जब से आपने भोपाल रेल मंडल ज्वाइन किया है, उसके बाद से आपने क्या यहाँ पर नया नवाचार किया है? देखिए, भोपाल रेल मंडल मैंने ज्वाइन किया अगस्त में, 10 अगस्त टू बी एग्जैक्ट 2021। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी एक विश्व स्तरीय स्टेशन जो कि भोपाल में रानी कमलावती, पहला विश्व का स्टेशन जो कि पीपीपी मॉडल में जिसको बनाया गया, जी उसमें हमारे पीपीपी पार्टनर के साथ जुड़ के सारे सिस्टम को अपनी जगह दे के उसको लोकार्पण करना, तो ये बड़े गर्व की बात है कि भोपाल मंडल भारतीय रेलवे में पहला वो मंडल बना जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने स्वयं के कर्मकलों से इस स्टेशन का लोकार्पण किया। जी ये पूरे मंडल की और साथ ही मेरी भी बड़ी उपलब्धि रही। जी बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अभी भी उसकी क्वालिटी और उसकी व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं और आगे भी ऐसे रहेगा। जी इसके पश्चात भोपाल में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और करवाए जा रहे हैं। वो नए भोपाल का नवीनीकरण हो रहा है पुराने भोपाल स्टेशन का, जी जी और अभी शीघ्र ही इसको भी हम पीपीपी मॉडल में डेवलप करेंगे, जिसमें कि इसका जो उद्देश्य है इसको भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्टेशन बनाना है। उसके लिए कंसल्टेंसी के हम लोगों ने टेंडर किए हुए हैं और हम भी पीपीपी पार्टनर के द्वारा इसका डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हैं। जी साथ ही भोपाल क्षेत्र में दूसरी ज़रूरत को देखते हुए निशातपुरा हम नया टर्मिनल बना रहे हैं जो कि शीघ्र ही कार्यान्वित होगा। और हमारे जितने भी स्टेशन हैं, बीना, गुना, इटारसी, इन सभी में यात्री सेवाओं का विस्तारीकरण, नवीनीकरण, लिफ्ट, एस्केलेटर, नए प्लेटफॉर्म, डिजिटल डिस्प्ले, साइन बोर्ड, यूटीएस टिकटिंग, सभी जगह पूर्ण रूप से सभी का प्रसारण हो रहा है। तो सर जैसे आपने निशातपुरा टर्मिनल की बात की कि भोपाल में एक नया टर्मिनल स्टार्ट होगा, तो उससे हमारे जो भोपाल वासी है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, भोपाल स्टेशन बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है और क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, इंदौर की तरफ भी ट्रैफिक बढ़ रहा है, दिल्ली की तरफ भी ट्रैफिक बढ़ रहा है, और हमारे इलाहाबाद होके कलकत्ता या नॉर्थ जाने वाली गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। तो इसके चलते निशातपुरा टर्मिनल बनाना एक बड़ी निहायत ज़रूरत है, जी क्योंकि जो पुराना सिस्टम था उसमें जो गाड़ियाँ थी वो वेस्टर्न रेलवे मतलब इंदौर की तरफ से जो आ रही हैं, रतलाम की तरफ से आ रही हैं, वो भोपाल में आके वो इंजन बदल के जाती थी। उसमें यात्रियों का भी नुकसान होता था समय का, और रेल के संचालन में भी समय लगता था। निशातपुरा टर्मिनल बनने से लोगों को एक फैसिलिटी होगी कि गाड़ियाँ बिना भोपाल आए निशातपुरा से सीधे बैरागढ़ होकर इंदौर तरफ चली जाएंगी या दिल्ली या बीना होकर कटनी तरफ से चली जाएगी, और ये एक एडिशनल फैसिलिटी हो जाएगी। जितने भी बड़े मेट्रो हैं उसी के अनुरूप, उसी के प्लानिंग के अनुरूप डायरेक्शन के हिसाब से स्टेशन होते हैं, क्योंकि हर स्टेशन एक गंतव्य को जोड़ने या आने जाने का काम करता है, लोकेशन। तो वही चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में है। इससे हमारे जो जनता है भोपाल की उसको बहुत सहूलियत होगी, एडिशनल लोकेशन मिलेगा, और जो गाड़ियाँ हैं वो भी जल्दी भोपाल से निकलेंगी, यात्रियों का समय भी नहीं खराब। भोपाल डिवीज़न की बात करें तो ये
इधर ग्वालियर तक जो इसका जोन है, तो बीच में हम कई बार देखते हैं कि ग्वालियर, मुरैना और बीना के बाद से वो वाला एरिया थोड़ा सा डकैतों वाला एरिया होता है। कई बार वहाँ पर लोगों के साथ में कई घटनाएं भी घटित हो जाती, तो उस जोन में आप जब रेलवेज हमारे यहाँ से जाती है तो आपका क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, लोग इख्तियार करते हैं? हाँ, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जी भोपाल मंडल जिसमें जी हमारे पास है, जिसमें क्षेत्र, वो जी बीना के बाद ख़त्म हो जाता है। जी उसके ओके बाद झांसी मंडल चालू होता है। ओके परंतु जो प्रश्न आपने उठाया लोगों की सुरक्षा का, हाँ, वो अहम मुद्दा है। परंतु देखें कि रेलवे के साथ एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जुड़ी है जी और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जीआरपी जुड़ी हुई है, जी जिसको हम रिजर्व पुलिस बोलते हैं, जनरल रिजर्व पुलिस, जो रेलवे के साथ जुड़ी। तो ये दोनों जो फोर्सें हैं ये बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और मेरे संज्ञान में पिछले साल भर में तो ऐसी कोई घटना या चोरी या डकैती की इस क्षेत्र में अभी तक तो नहीं हुई है। तो ये फोर्सें अपना काम कर रही हैं और ज़रूर इनके जो अलर्टनेस है इनके काम से इस क्षेत्र में भी सुधार होगा। अच्छा सर, जो भोपाल मंडल के अंतर्गत जितने भी स्टेशंस आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस आ रहे हैं, तो इसमें जैसे यात्रियों की सेफ्टी के लिए आपने क्या कितने कैमरेज और सर्विलांस सिस्टम किस तरीके से नए देखिए, तरीके ऐसा से है डेवलप कि किया जो है? सेफ्टी है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी काफ़ी सर्वोपरि है जी और एक निर्भया फंड है जिसके अंतर्गत कई जगह कैमरों के काम हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे भोपाल मंडल में गुना, बीना, भोपाल, कमलापति, इटारसी, ये बड़े स्टेशन हैं जिसमें कि कई तादाद में कैमरे लग गए हैं, जहाँ पे हमारे ज़्यादा यात्री चढ़ते हैं और लोग आते जाते हैं। जी और इसी के साथ 5 और स्टेशन हैं जो हमारे टूरिस्ट इम्पोर्टेंस के हैं या हमारे सेंसिटिव इम्पोर्टेंस, विदिशा हो गया, सांची हो गया, ऐसे 5 स्टेशन और हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सें मुस्तैद हैं, सर्वेलेंस भी चलता है, सेंट्रलाइज सर्वेलेंस भी चलता है। तो सभी प्रकार से यात्रियों की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है और एक रेल मदद और रेलवे कंप्लेंट ऐप भी है जिसमें हेल्पलाइन नंबर है जिसमें यात्री डायल करके किसी भी मुसीबत के समय जानकारी देते हैं। उससे हमारी रेलवे फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे का सिस्टम जो है वो तुरंत एक्टिव है। सर, जैसे अभी हम देखते हैं कि बारिश का समय आ रहा है और कई हम देखते हैं कि जो रेलवे के जो अंडर ब्रिजेज है उसमें पानी भर जाता है और ऐसी कई समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस तरीके के कितने अंडर ब्रिजेज ऐसे हैं जहां पर आपने उनको बंद कर दिया, नए डेवलप किए हैं और उस पर काम चल रहा है? ये समस्या रही है विगत वर्षों में, अंडर ब्रिज जो बने हैं उसमें पानी भराव की, परंतु रेलवे ने बड़े विस्तृत रूप से इसको अपने संज्ञान में लिया है और स्पेशल वर्कों के तहत भोपाल मंडल में मैं बताऊं कि तकरीबन 58 में से 31 लोकेशनों में हमने सभी काम वो पूरे कर लिए जिससे कि पानी के भराव को पूरी तरह से रोका जा सके और बाकी 27 लोकेशनों में जो मुख्य काम है जिसमें कि सम्प बनाना होता है, मोटरें लगानी होती हैं, कुछ में लेवल बढ़ाना होता है, वो पूरे कर लिए हैं और जो बहुत हैवी रेनफॉल के एरिया हैं जहाँ पे हम चर्बी बनाते हैं उस पर काम चल रहा है। तो जो हमने प्रयास किए हैं जहाँ पे हमको विशेष परेशानियाँ पिछले और विगत वर्षों में मिली है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल ये समस्याओं से लोगों को हम निजात दिला पाएंगे। तो सर, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे और भी बहुत सी बातें करेंगे।
तो सर ब्रेक के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नए नए रेलवे स्टेशंस आपने बनवा दिए, सही सर्विलांस सिस्टम भी चालू हो गया, लेकिन फिर भी हम एक कुली की जो सेवा है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जब भी हम कुली से सामान अपना पहुंचाने की बात करते हैं तो एक स्पेसिफाइड रेट नहीं है, और जो रेट है वो उससे ज़्यादा हम लोगों से डिमांड करते हैं। तो उस बारे में आप लोगों ने क्या किया है? अब इसमें एक आपसे मैं प्रश्न कर सकता हूँ। जी, जब आप स्टेशन के बाहर आते हैं और ऑटो लेते हैं, ऑटो वाला अगर ज़्यादा दाम मांगता है तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा नेगोशिएशन करते हैं। नहीं, क्यों करें? अगर आपके पास प्रीपेड बूथ है तो उससे चलें। जब रेट फिक्स हैं और हमें मालूम है कि जो वाजिब काम के दाम ज़्यादा हैं, तो क्यों नेगोशिएट करें? तो सर क्या कुली का प्रीपेड बूथ भी डेवलप करने का सोचा है? देखिए, उसकी कोई विशेष ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर्विस ऑलरेडी रेट्स आर फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। प्रीपेड बूथ की बात इसलिए होती क्योंकि गंतव्य मालूम नहीं होता, गंतव्य आपको बाहर जाके बताना होता, उसके हिसाब से रेट होते हैं। यहाँ तो हर आइटम के हर फेरे के रेट फिक्स हैं। और सर हम एक और सुविधा की बात कर रहे हैं कि जो कंसेशन एक चलता था सीनियर सिटीजन्स के लिए, रेलवे दिया करती थी, लेकिन आजकल वो भी बंद हो गया है। जो हम लोग पत्रकार लोग हैं, हमारा भी एक कंसेशन कार्ड चलता था, वो भी बंद हो गया। तो ये कब स्टार्ट होंगे? कंसेशनों के लिए मैं बताऊं कि देखिए क्या हुआ कि कोविड के कारण एक बहुत बड़ा सबको झटका लगा, सभी अर्थव्यवस्था को, भले वो रेलवे की अर्थव्यवस्था हो, देश की अर्थव्यवस्था हो, एग्रीकल्चर हो, क्योंकि प्रोडक्शन में कमी आई मैन पावर नहीं होने के कारण। जी, और प्रोडक्शन में कमी है तो मार्केट उस हिसाब से डाउन रहा, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट कम हो गए। तो रेलवे भी के भी आय में जो अर्जन होता है उसमें कमी आई। तो अभी थोड़ा सा कंसेशन के मामले में थोड़ा सा संकुचित है, परंतु ये एक नीतिगत मामला है और इस पर रेलवे बोर्ड से उम्मीद है कि शीघ्र ही पॉजिटिव निर्णय होगा, क्योंकि जो नीतिगत मामले होते हैं वो मंडल क्षेत्र के अधिकार के बाहर होते हैं, वो रेलवे बोर्ड से आते हैं। जी सर, मैं अब जानना चाहती हूँ कि जब से आप अपने भोपाल रेल मंडल ज्वाइन किया है, उसके बाद से जो आपके जो अधिकारी कर्मचारी आपके अधीनस्थ हैं, उनके वेलफेयर के लिए आप कुछ स्टार्ट किया आपने? ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो पुलिस या रेलवे जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे कर्मचारियों के लिए वो होती है अच्छी रेजिडेंशियल फैसिलिटी एंड अच्छी हेल्थ फैसिलिटी। जी, तो एक हम लोगों ने बहुत अच्छी रेजिडेंशियल स्कीम हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई है। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है RLDA, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी, उसके सहयोग से हमने जो एसेट मोनेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे हमने वेस्ट रेलवे कॉलोनी जो भोपाल क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ का कंसंट्रेशन है, वहाँ पे हम 300 हैबिटेशन का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और आने वाले 2-3 सालों में हमारे जो रेल परिवार के बंधु, जिनको मैं बोलता हूँ, एम्प्लॉयज़ नहीं बोलता हूँ, हमारे रेल परिवार के बंधु हैं, उनको बहुत अच्छे एकोमोडेशन मिल जाएंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही हमारे जो मेन हॉस्पिटल यूनिट्स हैं उनका भी हम विस्तार कर रहे हैं। हमारे निशातपुरा में हॉस्पिटल है, उसमें हम लोगों ने अभी CSR फंड के तहत तकरीबन 1 करोड़ के इक्विपमेंट हम देने जा रहे हैं, और बिल्डिंग का डेवलपमेंट है। हमने ट्रॉमा यूनिट बनाए हैं, डेंटिस्ट यूनिट्स बनाए हैं, फिजियोथेरेपी यूनिट्स बनाए हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी में भी बहुत सुधार हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप सिस्टम देखेंगे उसमें एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसकी जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड समस्याएं हैं, पेंशन है, PF है, सैलरी है, रेलवे में कुछ पासों की सुविधा भी होती है, लीव अकाउंट है, और जो उसकी पे शीट है, ये सब हम लोगों ने IT सिस्टम पे डाल दिया है। वो सिंपल अपने मोबाइल से SMS करके सारी जानकारी ले सकता है। और ये सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसको ERP बोलते हैं कॉर्पोरेट टर्म्स में। तो हमारे मंडल में ये 100% हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। हर एम्प्लॉई, जो करीब 17,500 एम्प्लॉई है, हर एक का हम लोगों ने ERP सिस्टम में एनरोलमेंट करा दिया, सारी जानकारी उसको मिली। एक और बात जानना चाहती हूँ कि जैसे जब हमारे स्टेशन इतने अच्छे हो गए, जैसे हम रानी कमलापति स्टेशन की बात करें, और भी हमारे स्टेशन बहुत अच्छे हो गए, तो जहाँ हम अगर भोपाल की स्टेशनों की बात करें तो यहाँ पर आजकल फिल्म वाले बहुत शूटिंग के लिए आ रहे हैं, तो उसमें हमारे रेलवे स्टेशन की भी बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हो रही है उस पर। तो उसके लिए आप लोग किस तरीके से उन्हें उस अपना प्रीमाइसेस देते हैं? ये अच्छी बात है, क्योंकि भोपाल बड़ा सुंदर शहर है, तालाबों का शहर है, जी, और भोपाल से जुड़ी हर चीज़, मतलब एक भोपाल वासी होने के नाते बोलूँगा कि हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें यहाँ अच्छी फिल्म शूट होती हैं, और हम चाहेंगे और भी शूट हो। तो रेलवे सिस्टम में जो शूटिंग होती है उसका एक मानदंड होता है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस से जुड़ी हुई है, पब्लिक को कष्ट ना हो, गाड़ियाँ के चालन में बाधा ना पड़े।
हमारे यहाँ एक मैकेनिज़्म होता है, CPRO का एक ऑफिस होता है, जी। उसको एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी होती है, एक स्क्रिप्ट देनी होती है और एक नॉमिनल सी फीस है जिसके तहत दिनों के हिसाब से, स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से उस फीस के तहत फिल्म शूट की जा सकती है। जी। तो प्रक्रिया पूरी करने से परमिशन अपने आप मिल जाती है। भोपाल के जो स्टेशन है वो जरूर फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं, हम देख भी रहे हैं वेब बहुत सीरीज। फिल्मों में आ रहे हैं, मिसरोद जी। हो गया, अपना बैरागढ़। बैरागढ़ हो गया, भोपाल जी। स्टेशन हो गया, बहुत फिल्में शूट हो रही हैं, और बहुत वेब सुंदर। सीरीज में भी दिखाई दे रहा है बहुत। जी जी जी, बहुत सुंदर और पूरी हरा भरा क्षेत्र है, जी। झीलों से भरा हुआ, आसपास के नज़ारे भले खूबसूरत है। जी, जैसे जो हमारी रेलवे ट्रैक्स के आजू बाजू बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो रेलवे के पास है और खाली पड़ी हुई है, क्या उसके भी इस्तेमाल के लिए आपके पास कोई योजना है कि उसका भी इस्तेमाल हो? रेलवे बड़ी तेज़ी से विस्तार के मोड पे हैं। जी। प्राय हम देखेंगे कि जो बड़े शहर हैं, बड़े स्टेशन हैं, उसके आसपास क्योंकि रेलवे का विस्तार बहुत हो रहा है, तो तीसरी और चौथी लाइन के जो प्रोजेक्ट है बड़े तेज़ी से चल। जैसे अभी आप देखेंगे भोपाल से कमलापति स्टेशन के बीच में 3 ट्रैक डल गए हैं, चौथे ट्रैक की बात तभी से चालू हो गई है। इसी तरीके से हम अगर बैरागढ़ या SHRN जिसको बोलते हैं, हैदराबाद नगर, उसकी बात करें तो वहाँ भी 3 ट्रैक डलने हैं शीघ्र, क्योंकि एक नई लाइन ब्यावरा राजगढ़ से जुड़ने वाली है। तो रेलवे के विस्तार के तहत सर्वप्रथम जो भी खाली ज़मीन है वो तो ट्रैक बनाने के लिए लग जाती है, और जो बड़े स्टेशनों के आसपास ज़मीनें हैं वो जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलप होंगे, क्योंकि आने वाले समय में स्टेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा फोकस है भारतीय रेलवे में। तकरीबन 100 स्टेशन पूरे भारतवर्ष में अभी स्पीड ट्रैक में डेवलप हो रहे हैं, जी। तो इनका उपयोग किया जाएगा। जब रेलवे का एक्सपेंशन होता है तो जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी कटाई होती है, तो उनकी कटाई के बाद उसका जो कंपनसेशन है, जो आप लोगों को उसका CSR के तहत दूसरी जगह लगाना होता है, प्लांटेशन करना होता है, तो वो आप कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? उद्देश्य यही होता है कि पेड़ ना काटे जाएं, और जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी कंपनसेशन होता है वो मापदंड पूरे किए जाते हैं, जी। और कोई भी ऐसा चीज़ जो एनवायरमेंटल लॉ को वायलेट कर रहा है उसको नहीं लिया जाता है। पर इसके हम लोग ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हम लोग कई सारे वर्क ऐसे भी कर रहे हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को फ़ायदा मिले। हम ओवरऑल सबसे बड़ी बात अगर देखेंगे विगत वर्षों में डीजल इंजन बिल्कुल कम हो गए, ना के बराबर, स्टीम लोको हट गए, तो सारा हम बिजली पे आ गए। दैट इज द ग्रीन एनर्जी, मतलब कोई प्रदूषण ही नहीं है इन चीज़ों का। और शायद सोलर से भी अब चलने लगे आते एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब सबका आपने अच्छा सवाल पूछा है। भोपाल मंडल एक ऐसा यूनिक मंडल है जिसने पूरे एशिया में प्रथम सोलर प्लांट बेस्ड ट्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाया बीना में। जी। इसमें पर डे 1 मेगावाट की हम एनर्जी जनरेट करते हैं, और हम अपने जो बिजली सिस्टम होता है, ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं, जो कि जिससे रेलगाड़ियों का संचालन होता है, उसमें फीड करते हैं, और इसमें साल में तकरीबन हमको 13.5 करोड़ की बचत होती है। जी। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और एक और खुशी की बात है इसमें कि ये ऐसी वैश्विक हमारी अचीवमेंट है वैश्विक स्तर का। एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज होता है जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है, और वो सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी की बात करता है। जी। उसमें इस प्रोजेक्ट को प्रथम पुरस्कार मिला, वो मतलब नेशनल अचीवमेंट है। ये मतलब मध्य प्रदेश का हाँ, ये भोपाल रेल मंडल का एक मध्य अचीवमेंट प्रदेश है। नहीं, पूरे एशिया का गौरव जी। ये ऐसा प्लांट हमारे पास है, जी। और जिसका संचालन हमने लगाया और संचालन करता है। तो सर बहुत बहुत बधाई जो हमारे भोपाल रेल मंडल के तहत ये काम हो रहा है। और दूसरा सर मैं इस पर आऊँगी, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है टिकट्स का, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब हम सेकंड AC में ट्रैवल कर रहे हो या थर्ड AC में कर रहे हो, तो जब TC की बात आती है तो सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब हम थर्ड AC की बात करें या जनरल या स्लीपर की बात करें तो TC को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि वो एक भ्रांति है कि सेकंड AC या थर्ड AC में जल्दी मिल जाती है, क्योंकि TT तो नॉमिनेटेड होते हैं। तकरीबन हर गाड़ी में 3 से 4 TT होते हैं, पूरी बीट उन्हीं की रहती है, उस ड्यूटी क्षेत्र बटा हुआ है, और जितने भी पैसेंजर होंगे सबकी टिकट चेकिंग होती है। चार्टिंग का मैकेनिज्म है, जिनकी टिकट चेक हो जाती है उनको परेशान नहीं किया जाता है। मतलब ये मान के चलते हैं कि टिकट लेस ट्रैवल नहीं है, क्योंकि अगर हमारे नागरिक अच्छे हों और ईमानदारी से काम करें तो हम लोगों को खुशी होती है, अपना टिकट लें और ट्रैवल करें। अच्छा, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अब जितने भी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा पदार्पण हो गया है कि सब चीज़ आज मोबाइल पे अवेलेबल है, IT के माध्यम से। टिकट IT में निकलता है, उसका ऐप है, उसी में टिकट होगा। आपके पास अनरिजर्व टिकटिंग के लिए भी ऐप है, उसी में टिकट मिल जाएगा। जी। और अब TTO को हैंडहेल्ड टर्मिनल भी मिलना चालू हो गए हैं गाड़ियों में, जिससे उसी में चेक हो जाएगा। तो सबका सारा का सारा रिकॉर्ड IT में जनरेट हो जाता है, तो किसी को विशेष तरीके से एक बार चेक हो गया है तो बार परेशान करने की जरूरत नहीं। दोबारा TC को ढूंढने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरा, हम लोग की भी अपनी सिस्टम है जिसमें मालूम पड़ता है कि टिकट लेस ट्रैवल कहाँ ज़्यादा है, तो उसमें हमारी स्क्वाड चेकिंग और चलती है, उसमें हम लोग कमाई भी करते हैं। बल्कि बता दूं कि वो भी
विगत 2 महीनों में हम लोगों ने तकरीबन 15 करोड़ रुपए टिकटलेस ट्रैवल की चेकिंग से कमाए हैं। ओके। तो वो अपनी सिस्टम चलता है और उसी के मतलब जब सूचना लोगों को मिलती है कि टिकट चेकिंग हो रही है तो अपने आप वो सब टिकटलेस ट्रैवल बंद भी हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी खूबी है, या मैं कह सकती हूँ कि आपकी कोई हॉबी, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। देखिए मेरा जो यूएसपी है, लिव एंड लेट लिव। अच्छा। जियो और जीने दो जी जी। और खुश रहो, अच्छा काम करो। और जो दूसरी बात है, मेरे को संगीत में बड़ी रुचि है जी। और मैं खुद माउथॉर्गन जिसको हारमोनिका बोलते हैं उसका मतलब नेशनल लेवल का मैं प्लेयर हूँ। मेरी सीढ़ियाँ मार्केट में हैं और अच्छा। मैं उसको बड़े चाव से अपने खाली समय में रियाज करता हूँ और बजाता हूँ। तो हमारे दर्शकों को एक ऐसी प्यारी सी धुन आपकी कौन सी सुनाना चाहेंगे? यह आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। तो सर, आपकी ये धुन बहुत ही प्यारी और सुरीली थी, जो हमारे दर्शकों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि आप और नई नई अच्छी अच्छी धुनें बजाएंगे और सोशल प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, जिसे हमें सुनने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।